अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नेहा खान और आप देख रहे हैं आवाज़ टीवी। आज के खुसूसी प्रोग्राम में हम बात करेंगे एक ऐसी अजीम इनकलाबी शख्सियत की जिन्होंने बरतानवी साम्राज्य के खिलाफ आज़ादी हिंद की जंग में सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि अफगानिस्तान, रूस, तुर्की, हजाज और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में रहकर भी जारी रखी। ये वो शख्सियत हैं जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी ग़ुलाम हिंदुस्तान को आज़ाद देखने के ख्वाब के लिए वक्फ कर दी। उनका नाम है मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी। आज के इस खुसूसी प्रोग्राम में हम जानेंगे उनकी इब्तदाई ज़िंदगी, इस्लाम कबूल करने का वाक़या, सियासी जदोजहद, रेशमी रुमाल तहरीक, जिलावतनी, आलमी सिफारतकारी, आज़ादी की तहरीक में किरदार, नज़रियात और उनकी वफ़ात तक की मुकम्मल दास्तान। आइए शुरू करते हैं आज का खुसूसी प्रोग्राम। इब्तदाई ज़िंदगी। मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी की पैदाइश 10 मार्च 1872 को बरतानवी हिंदुस्तान के ज़िले सियालकोट के इलाके चियानूवाली में एक सिख खानदान में हुई। उनका पैदाइशी नाम बोटा सिंह था। बचपन में ही वालिद का इंतकाल हो गया, जिसके बाद उनकी परवरिश रिश्तेदारों ने की। वो ज़हीन और मुतालिया पसंद और सच्चाई की मुतलाशी थे। नौजवानी में मुख्तलिफ मज़ाहिब का मुताला किया और इस्लाम की तालीमात से गहरे मुतासिर हुए। इस्लाम कबूल करना। 1887 में उन्होंने इस्लाम कबूल किया। इस्लाम कबूल करने के बाद का नाम उबैदुल्लाह रखा गया। बादशाह सिंध में दीनी तालीम हासिल करने की वजह से वो उबैदुल्लाह सिंधी के नाम से मशहूर हुए। उन्होंने दारुल उलूम देवबंद में तालीम हासिल की। वो शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन के मुमताज़ शागिर्द बने। यहीं से उनके अंदर आज़ादी की तहरीक का जज्बा मज़ीद मजबूत हुआ। आज़ादी की जदोजहद। बरतानवी हुकूमत हिंदुस्तान पर मुकम्मल कब्जा कर चुकी थी। मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी ने महसूस किया कि सिर्फ मजहबी इस्लाह काफ़ी नहीं बल्कि सियासी आज़ादी भी ज़रूरी है। उन्होंने आज़ादी की तहरीक में अमली हिस्सा लेना शुरू किया। वो नौजवानों को आज़ादी, खुद मुख्तारी और कौमी इत्तेहाद का दर्स देते थे। अफगानिस्तान रवानगी। 1915 में पहली जंग अजीम के दौरान वो अफगानिस्तान पहुंच गए। इस वक्त अफगानिस्तान बरतानवी हिंदुस्तान और रूस के दरमियान एक अहम मुल्क था। वो काबुल में हिंदुस्तानी इनकलाबियों के साथ मिलकर एक बड़ी मनसूबाबंदी में शामिल हुए। काबुल में अबूरी हुकूमत। 1 दिसंबर 1915 को काबुल में हिंदुस्तान की पहली जिला वतन अबूरी हुकूमत कायम की गई। इस हुकूमत के सदर राजा महेंद्र प्रताप थे। मौलाना बरकतुल्लाह वज़ीर आज़म मुक़र्रर हुए। मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी को वज़ीर दाखिला की जिम्मेदारी दी गई। ये हुकूमत दुनिया को ये पैगाम देना चाहती थी कि हिंदुस्तान आज़ादी के लिए तैयार है। रेशमी रुमाल तहरीक। मौलाना महमूद हसन और मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी ने बरतानवी हुकूमत के खिलाफ एक खुफिया मंसूबा तैयार किया। ये मंसूबा रेशम के कपड़े पर लिखे गए पैगामात के जरिए मुख्तलिफ ममालिक तक पहुंचाया जाता था। इसी वजह से इसे रेशमी रुमाल तहरीक कहा गया। बदकिस्मती से ये मंसूबा अंग्रेजों के हाथ लग गया। कई रहनुमा गिरफ्तार हो गए, लेकिन मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी अफगानिस्तान में मौजूद रहे। बैरून मुल्क जदोजहद। मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी ने अफगानिस्तान, रूस, तुर्की और हजाज के रहनुमाओं से मुलाकातें की। उनका मकसद एक बैनुल अक़वामी इत्तेहाद कायम करना था ताकि बरतानवी हुकूमत पर दबाव डाला जा सके। उन्होंने हिंदुस्तानी आज़ादी के लिए सिफारती कोशिशें भी जारी रखी। रूस का सफ़र। 1919 के बाद उन्होंने रूस का सफ़र किया। उस वक्त रूस में बाल्शविक इनकलाब आ चुका था और उन्होंने वहाँ सियासी निज़ाम, माशराती इस्लाहात और इक़्तिसादी नज़रियात का मुताला किया। अगरचे वो कम्युनिज़म से मुकम्मल इत्तफ़ाक़ नहीं करते थे, लेकिन माशराती इंसाफ के बाज़ उसूलों की तारीफ़ करते थे। तुर्की और हजाज। उन्होंने तुर्की और हजाज में भी कई बरस गुजारे। वो इस्लामी दुनिया के इत्तेहाद के हामी थे। उनका ख्याल था कि अगर मुसलमान ममालिक मुत्तहिद हो जाएं तो बरतानवी इस्तेमार कमज़ोर पड़ जाएगा। हिंदुस्तान वापसी।
تقریباً 24 برس جلا وطنی گزارنے کے بعد 1939 میں وہ ہندوستان واپس آئے۔ انہوں نے سیاست کے ساتھ ساتھ علمی اور فکری اصلاح پر بھی توجہ دی۔ انہوں نے مختلف شہروں میں لیکچر دیے، نوجوانوں کو آزادی، تعلیم اور اتحاد کا پیغام دیا۔ نظریات مولانا عبید اللہ سندھی کے نزدیک مذہب اور سیاست الگ نہیں تھے۔ آزادی ہر قوم کا بنیادی حق ہے، تعلیم قومی ترقی کی بنیاد ہے، ہندو مسلم اتحاد آزادی کے لیے ضروری ہے، بیرونی غلامی سے نجات اولین مقصد ہونا چاہیے۔ تصانیف: انہوں نے متعدد علمی اور فکری کتابیں تحریر کی۔ ان کی تحریروں میں قرآن فہمی، اسلامی سیاست، معاشرتی اصلاح، اقتصادی نظام، آزادی کی تحریک جیسے موضوعات نمایاں ہیں۔ آزادی کی تحریک پر اثرات: اگرچہ مولانا عبید اللہ سندھی براہ راست میدان جنگ میں کم نظر آئے، لیکن ان کی عالمی سفارتکاری، سیاسی منصوبہ بندی اور بین الاقوامی رابطے نے ہندوستان کی آزادی کی تحریک کو نئی سمت دی۔ ان کی سوچ نے بعد کے کئی انقلابی رہنماؤں کو متاثر کیا۔ آخری ایام: 1944 میں ان کی صحت کمزور ہونے لگی۔ 22 اگست 1944 کو ان کا انتقال ہو گیا۔ انہیں پنجاب کے علاقے دنپور شریف میں سپرد خاک کیا گیا۔ ان کی وفات کے بعد بھی ان کے نظریات علمی اور سیاسی حلقوں میں زیر بحث رہے۔ آج کی اہمیت: آج مولانا عبید اللہ سندھی کو برصغیر کی آزادی کی تحریک کے ایک ایسے رہنما کے طور پر یاد کیا جاتا ہے جنہوں نے سرحدوں سے باہر رہ کر آزادی کی جنگ لڑی۔ ان کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ نظریہ، علم، اتحاد اور مستقل مزاجی کسی بھی قوم کی آزادی کی بنیاد ہوتے ہیں۔ ناظرین، مولانا عبید اللہ سندھی کی زندگی قربانی، علم، بصیرت اور جدوجہد سے بھرپور تھی۔ انہوں نے یہ ثابت کیا کہ آزادی کی جنگ صرف ہتھیاروں سے نہیں بلکہ فکر، سفارتکاری، اتحاد اور مستقل مزاجی سے بھی لڑی جاتی ہے۔ اگر آپ کو ہمارا آج کا یہ خصوصی پروگرام پسند آیا ہو تو آواز ٹی وی کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ میں ہوں نیہا خان، آپ دیکھ رہے تھے آواز ٹی وی۔ اللہ حافظ۔